वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के आपके अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। होप यू आर स्टडिंग वेल। आपकी पढ़ाई जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा करके आप साथ साथ में याद करते रहें, ताकि जब फाइनल एग्जाम्स हो तो आपको जो पूरी आपकी सिलेबस है वो आपके दिमाग में बिल्डअप हो चुका हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, हम पढ़ रहे थे बायोपोलैरिटी का जो एंड हुआ था उसको हम पढ़ रहे थे, जो दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। तो बहुत सी चीजें, बहुत से घटनाक्रम हमने पढ़े, लेकिन जब एंड हो चुका है बायोपोलैरिटी का, इसका दो ध्रुवीयता का अंत हो गया है, तो इस अंत के बाद काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस, काफी सारे इसके नतीजे निकल के आए। नतीजे हमेशा सही हो, अच्छे हो, सकारात्मक हो, जरूरी तो नहीं। तो नतीजे कई बार नकारात्मक भी होते हैं, कई बार ऐसे भी होते हैं जिनसे नुकसान होता है, तकलीफ होती है। तो कुछ ऐसे नतीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देखो, जब एक देश टूटता है या एक संघ टूटता है तो उससे जो हिस्से होते हैं वो हिस्से अपने आप को एक संपूर्ण देश बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो, हमने भी इस चीज को सहन किया है। भारत के दो टुकड़े हुए थे, भारत और पाकिस्तान बने, फिर पाकिस्तान के टुकड़े हुए जिससे बांग्लादेश बना, और उनको एक देश के रूप में एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। और उस विभाजन का जो दौर होता है, उस विभाजन के दौर में काफी सारी, कई बार हिंसा भी होती है, कई बार और बहुत सी घटनाएं होती है। तो ऐसा ही कुछ तब हुआ जब 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन की घोषणा हो गई, और उसके बाद में विश्व के अलग अलग हिस्सों में इसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस, अलग अलग परिणाम देखने को मिले। तो वो क्या परिणाम थे, उसके से जो अलग हुए थे, उन देशों पर क्या असर पड़ा था, ये हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है पूर्व सोवियत गणराज्यों में जो तनाव और संघर्ष की स्थिति थी वो कैसी रही। देखो, पूर्व सोवियत गणराज्य हम किसे कहेंगे? हमने देखा कि सोवियत संघ क्या था। सोवियत संघ 15 देशों का, 15 गणराज्यों का एक संघ था। 1991 में ये सभी 15 एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, उसके अलावा 7 देश और थे जिन पर सोवियत संघ का बहुत जबरदस्त प्रभाव था। ऐसा माना जा रहा था कि लगभग उसी के हिस्से हैं, तो वो भी अलग हुए। 15 और 7 यानी कि लगभग 22 देश ऐसे थे जो अलग हुए। उनमें एक हिस्सा तो खैर जर्मनी का था, जो बाद में जर्मनी के एकीकरण की वजह से जर्मनी में मिल गया। लेकिन बाकी के जो 21 थे, वहां कहीं ना कहीं इसके दुष्प्रभाव देखने को मिले, संघर्ष हुए, बहुत से हिंसा हुई, और साथ ही साथ और दूसरे देशों में भी इसका प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि विश्व के कई सारे और देश सोवियत संघ के प्रभाव में थे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पूर्व जो सोवियत गणराज्य था, जो सोवियत से जो हिस्सा हुआ था, 15 देश अलग बने थे, उनमें किस तरह से संघर्ष हुआ, किस तरह से परिणाम जो है तनाव देखने को मिला, तनाव के रूप में। सबसे पहले, अधिकांश पूर्व सोवियत गणराज्यों में तनाव और संघर्ष थे, और कई में गृह युद्ध और विद्रोह भी हुए। देखो, जब एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक झगड़े की स्थिति बन जाती है। ये यहाँ तक का इलाका मेरा है, या फिर ये लोग जो वहां से यहाँ आ रहे हैं, हो सकता है किसी एक देश में अच्छी स्थिति ना हो, तो वहां से लोग पलायन करके दूसरे देश में चले जाते थे। तो ऐसे में बहुत से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले कि उन देशों में आपस में ही तनाव शुरू हो गया। खैर, गृह युद्ध तो हर एक देश में चल ही रहे थे। क्यों चल रहे थे? क्योंकि वहां पर सत्ता परिवर्तन होना था। अब तक तो सबके सब सोवियत के कब्जे में थे, तो अब तक उनको ये दिक्कत नहीं थी कि हमारे यहाँ शासन कैसे चलेगा। अब जब शासन उनके हाथ में आ गया तो हर कोई उस शासन पर कब्जा करने के लिए उतावला हो गया। तो ऐसे में उन देशों में क्या हुआ? गृह युद्ध शुरू हो गए। तो ये गृह युद्ध और विद्रोह कई सारे देशों में हुए। रूस में दो गणराज्य, जो रूस था उसी के अंदर दो हिस्से थे, जिनमें से एक था चेचेन्या और एक दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए। और हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि चेचेन जो विद्रोही है, चेचेन्या नाम की एक जगह है, वहां के लोग आज भी विद्रोह करते हैं रूस से अलग होने के लिए। तो चेचेन्या जो है वो रूस के लिए आज भी सिरदर्द बना हुआ है। तजिकिस्तान ने 2001 तक लगभग 10 वर्षों तक गृह युद्ध देखा, यानी कि 1991 में वो अलग हुआ और रूस से, और 2001 तक 10 सालों तक गृह युद्ध की आग में तजिकिस्तान जला था। इस क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष थे, जो धर्म को लेकर जो संघर्ष हुए वो काफी सारे थे। मध्य एशिया में भी बाहरी शक्तियों और तेल कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन गया। हम सबको पता है कि मध्य एशिया जो है, वहां तेल के अकूत भंडार हैं, और ये तेल जो है वो पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं अपने शक्ति संतुलन में हिस्सा बना लेता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उन रिसोर्सेज पर, उन संसाधनों पर उसका कब्जा हो, उन संसाधनों पर उसका प्रभाव हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उसका यूज कर सके।
चेकोस्लोवाकिया को दो भागों में विभाजित किया गया, चेक और स्लोवाक, इससे दो स्वतंत्र देश बने। क्रोएशिया, स्लोवेनिया और बोस्निया और हर्जगोविना जैसे कई प्रांतों के साथ यूगोस्लाविया अलग हो गया और स्वतंत्रता की घोषणा की। यानी ये कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनसे गृह युद्ध शुरू हुए, आपस में विद्रोह शुरू हुए। कई चीज ऐसी थी कि भाई कोई देश अपने आप को अलग कर देना चाहता था। हम अपने देश में भी देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई दो राज्य चाहते हैं किसी एक राज्य में कि भाई हमें इससे अलग कर दिया जाए। हमें अभी लास्टली देखा है कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। तो ये जो चीजें हैं, अगर वो सिर्फ एक देश के भीतर हो, राज्य बनाने को लेकर हो, जिले बनाने को लेकर हो, तो शायद उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां एक ही देश की सरकार होती है। लेकिन जब उस देश को ही विभाजित किया जा रहा है और अलग अलग देशों में बांटा जा रहा है, तो कॉन्ट्रडिक्शंस होने के, कॉन्फ्लिक्शंस होने के बहुत सारे जो है स्थितियां बन जाती है, बहुत विवाद होते हैं और कई बार गृह युद्ध हो जाते हैं, क्योंकि आपस में उसी देश में कई लोग उस देश की सत्ता हथियाना चाहते हैं और कई बार वो दूसरे देशों के साथ भी विरोध उसका हो जाता है। तो यही कुछ सिनेरियो, यही कुछ दृश्य जो है सोवियत संघ के विघटन के बाद एशिया, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में बन गया था। There were tensions and conflicts in the most of the former Soviet republics and many have had civil wars and insurgencies। मतलब बहुत सी देश ऐसे थे जहां पर गृह युद्ध हुए। In Russia, two republics, Chechnya and Dagestan, have had violent assassinations movement। बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, खास करके चेचेनिया में जो रूस में है, और वो अभी भी चल रही है। Tajikistan witnessed a civil war for almost 10 years till 2001। The region had many sectarian conflicts। बहुत ज्यादा जो वहां पर धर्म को लेकर बहुत ज्यादा विरोध हुए, बहुत ज्यादा हिंसक झड़पें हुई, जिनकी वजह से बहुत लोगों की जान गई थी। Central Asia too became a zone of competition between outside powers and oil companies। मध्य एशिया तो होना ही था इस तेल के भंडारों की वजह से। Czechoslovakia was divided into two, the Czechs and the Slovak, thus forming independent countries। Yugoslavia broke apart with several provinces like Croatia, Slovenia and Bosnia and Herzegovina declaring independence। हालांकि यूगोस्लाविया ने इन क्षेत्रों को लेकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन बाद में हुआ क्या? स्लोवेनिया, क्रोएशिया और बोस्निया हर्जगोविना, ये तीनों भी अलग देश बन गए, यानी यूगोस्लाविया से भी अलग हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ? यूगोस्लाविया ना सिर्फ उसके हिस्से लेकर अलग हुआ, बल्कि बाद में उसके भी टुकड़े हो गए। तो इस तरह से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का इलाका जो है रूस के या सोवियत संघ के विघटन के बाद ये बन गया था। अब इन कॉन्फ्लिक्ट से लेकर काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, जिनमें मध्य एशिया से रिलेटेड है या फिर अरब स्प्रिंग है, तो इनको हम पढ़ते हैं। देखो, अरब स्प्रिंग क्या था? अरब स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग का मतलब होता है उछाल, एकदम से किसी चीज में वृद्धि होना। तो अरब जो देश था, खास करके ट्यूनीशिया, देखो आपको यहाँ पर एक मैप दिखाई दे रहा है जिसमें अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका उत्तरी हिस्सा और साथ ही में एशिया का जो अरेबियन सी के आसपास का हिस्सा है, अरेबियन जो गल्फ के आसपास का हिस्सा है, वो दिखाई दे रहा है, जिसमें मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, लीबिया, इजिप्ट, सुदान, साउथ सुडान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान और कुवैत, बहरीन जैसे देश है। यानी ये जो हिस्सा है ये अरब देश कहलाते हैं, ठीक है ना, इनको अरब देश कहा जाता है। अरब देशों में हुआ क्या था कि ये सब जैसे ही सोवियत संघ से अलग हुए वैसे ही यहाँ पर लोकतंत्र की बहुत जबरदस्त मांग उठी। अब सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए हैं तो जल्दी से लोकतंत्र उनको मिला नहीं था। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि जैसे सोवियत संघ से जब देश अलग हुए तो वहां पर जो जल्दबाजी में संविधान बनाए गए तो संसदों को बहुत ज्यादा शक्ति दी नहीं गई थी, खास करके राष्ट्रपतियों को बहुत शक्ति दे दी थी। इससे राष्ट्रपति सारे डिक्टेटर तानाशाह बन के बैठ गए थे। तो ऐसे में इन देशों में बहुत ज्यादा मांग उठी कि हमारे देश में लोकतंत्र जो है वो लागू किया जाए। और सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी ट्यूनीशिया से। ट्यूनीशिया नाम का एक छोटा सा देश है, देखो ये यहाँ पर है, अफ्रीका में ट्यूनीशिया नाम का देश है।
वहां पर सबसे पहले अरब स्प्रिंग की शुरुआत मानी जाती है। वहां पर वहां के जो एक नेता थे जिनको बाउजीजी नाम से जाना जाता है, उन्होंने सिर्फ इसलिए कि हमारे देश में लोकतंत्र बहाल हो और लोकतंत्र की बहाली की मांग करते हुए आत्मदाह कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया। और इसी सुसाइड ने उस देश में जबरदस्त क्रांति शुरू कर दी। किस लिए? कि हमारे देश में लोकतंत्र होना चाहिए। 21वीं शताब्दी में पश्चिम एशियाई देशों में लोकतंत्र के लिए विरोध और प्रदर्शन, जन आंदोलन, ये सब शुरू हो गए और ऐसे ही आंदोलन को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, अरब स्प्रिंग किसे कहते हैं? तो 21वीं शताब्दी में पश्चिमी एशियाई देशों और खास करके उत्तर अफ्रीकी पश्चिमी एशियाई देशों में जो भी लोकतंत्र के लिए आंदोलन शुरू हुए उनको अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया में 2010 में मोहम्मद बाउजीजी के आत्मदाह के साथ हुई थी। मोहम्मद बाउजीजी नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सिर्फ लोकतंत्र की मांग के लिए अपने आप को समाप्त कर लिया है कि भाई मेरे देश में लोकतंत्र होना चाहिए। तो वहां से इस चीज को बहुत ज्यादा जो है उछाल मिला था और इसीलिए एकदम झटके से ये आंदोलन ऊपर आया था, इसलिए इसको अरब स्प्रिंग कहा जाता है। विरोध प्रदर्शन के क्या तरीके थे? लोग हड़ताल करते थे, धरने देते थे, मार्च निकालते थे और रैलियां निकालते थे। अब इसमें कारण क्या था? सबसे पहला कारण तो जो होता है नॉर्मली कि जनता में बहुत असंतोष था, गरीबी बहुत थी इन देशों में और जैसा मैंने आपको बताया तानाशाही चल रही थी। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ से अलग होने के बाद जब कई देशों में संविधान लागू हुए तो उन्होंने संसद की शक्ति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऐसे में क्या किया गया? संसद की शक्ति पर तो ध्यान नहीं दिया और राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां दे दी। ऐसे में जो राष्ट्रपति बना उसने उनमें परिवर्तन करते हुए अपने आप को वहां का तानाशाह, अधिनायक या जिसको हम डिक्टेटर कहते हैं वो घोषित कर दिया। फिर मानव अधिकारों का बहुत ज्यादा उल्लंघन कर रहे थे। जहां पर बहुत ज्यादा तानाशाही हो वहां पर वो अधिकारों का तो नागरिकों के अधिकारों का तो क्या ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने मानव अधिकारों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, बहुत भ्रष्टाचार हो गया उनके राज्य में और बेरोजगारी। तो ये सब जो समस्याएं थी ये अरब स्प्रिंग का कारण बनी। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अरब स्प्रिंग किसे कहते हैं और अरब स्प्रिंग के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो अरब स्प्रिंग कहते हैं 21वीं शताब्दी में जो पश्चिमी एशियाई और उत्तर अफ्रीकी देशों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन शुरू हुए उनको अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया में हुई 2010 में जब मोहम्मद बाउजीजी ने आत्मदाह कर लिया अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए। और इसके कारण क्या थे? जनता में असंतोष, गरीबी, तानाशाही, मानव अधिकारों का उल्लंघन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। In the 21st century, protests and mass movements of democracy began in West Asian countries. One such movement is known as the Arab Spring. It began with the suicide of Mohammad Bouazizi in Tunisia in 2010, and the methods of protest were strike, dharna, march, and rallies. And reasons for protest was public discontent, poverty, dictatorship, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, करप्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो मुख्यतः वही सब रीजन थे अरब स्प्रिंग के भी जो किसी भी देश में जनता के विरोध का कारण बन सकते हैं, किसी भी देश में जनता के असंतोष का कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि खास करके ये जो कंट्रीज है इन कंट्रीज के नाम को आपको ध्यान में रखना है कि मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, इराक, ये सब देश जो है वो अरब स्प्रिंग के प्रभाव में आए थे। इसके बाद में अरब स्प्रिंग के बाद हम पढ़ते हैं बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन जो गल्फ है, बाल्कन खाड़ी जो है उसके आसपास का क्षेत्र बाल्कन क्षेत्र कहलाता है। अगर आप मैप देखें तो मैप में जो दक्षिण पूर्वी यूरोप है, ये देखो, ये दक्षिण पूर्वी यूरोप का ये जो ब्लू कलर का हिस्सा है ना, ये बाल्कन क्षेत्र कहलाता है। इसमें मुख्यतः कौन से देश हैं? रोमानिया, बल्गारिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, अल्बानिया, मोंटेगाम्रो, सर्बिया, बोस्निया हर्जगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और हंगरी, ये कंट्रीज मेनली इसमें आती हैं जो कि दक्षिण पूर्वी यूरोप का हिस्सा है। यानी यूरोप के दक्षिण में पूर्व की तरफ जो देश है जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ये बाल्कन क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि ये बाल्कन जो बे है, बाल्कन खाड़ी है, उसके आसपास का इलाका है। बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बंट गया।
इसमें शामिल बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये हमने पढ़ा था कि भाई जो युगोस्लाविया था, पहले तो उसने सोचा कि मैं अलग हो जाता हूँ। देखो, युगोस्लाविया ने सोचा कि ये सारा इलाका लेके और मैं अलग हो जाता हूँ और बड़ा सा देश जो है, बहुत प्रभावशाली देश बनेगा। लेकिन इसके भी कई सारे हिस्से हो गए, खास करके जिसमें बोस्निया हर्जगोविना और स्लोवानिया शामिल है, क्रोएशिया भी इसी में शामिल है। तो ये बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया, इन तीनों में बहुत ज्यादा विवाद हो गया युगोस्लाविया के साथ, और इन तीनों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बाकी देश भी फिर धीरे धीरे स्वतंत्र होते गए। तो ये जो क्षेत्र बना, इसको बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है। So the Balkan Republic of Yugoslavia was divided into several provinces due to the civil war. बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। तो ये भी किसका ही परिणाम था? ये भी उस विघटन का परिणाम था, जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था उसका परिणाम था। देखो, जब आप इस तरह की चीजें पढ़ते हो, जहां पर यट आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, लेकिन कोशिश किया करो कि एक वर्ल्ड मैप, जो पॉलिटिकल मैप होता है, वर्ल्ड का जो राजनीतिक जो मानचित्र होता है, वो अपने सामने रखो। अगर बड़ा मिल जाए तो सबसे अच्छा, नहीं तो छोटे छोटे मैप तो मिलते ही हैं। उसमें क्या किया करो, आप ये सारी चीजें एक बार के लिए मार्कर से या पेंसिल से नोट कर लिया करो, ताकि जब आप उस मैप की तरफ देखो ना, तो आपको पता चलता रहे कि हाँ, ये सब ये था। ये बहुत ही सही तरीका है किसी भी चीज को, खास करके जो इंटरनेशनल इंसिडेंट्स होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय घटनाएं होती है, उनको याद रखने का। जैसे आपने अपने सामने मैप लगा लिया और उस मैप में एक जो परमानेंट नहीं या फिर टेम्परेरी मार्कर होता है, टेम्परेरी मार्कर से एक बार निशान लगा लो। 2-4 बार भी अगर आप उसको देखोगे और रिवाइज करोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ, ये कंट्रीज है और ये इस इलाके में है और इनमें ये घटनाएं हुई थी। बहुत सही तरीका है याद करने का। आपकी बुक में भी मैप नहीं दिया हुआ है, बट आई हैव ब्रिंग सम मैप्स फॉर यू, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जैसे बाल्कन क्षेत्र किसे कहते हैं। ये दक्षिण पूर्वी यूरोप का ये हिस्सा जो ब्लू कलर में है, वो बाल्कन क्षेत्र कहलाता है। कौन कौन सी कंट्रीज है इसमें? ये कंट्रीज आती है जिनमें खासकर आपको नाम याद रखना है: युगोस्लाविया, बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बल्गारिया, ये सब जो खास करके ग्रीस है ना, हंगरी, ये सब जो कंट्रीज हैं, ये किस में आती है? ये बाल्कन क्षेत्र में आती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बाल्कन क्षेत्र के बाद हम अब पढ़ेंगे बाल्टिक रीजन के बारे में। देखो, ये नाम सब जो है ना, थोड़े थोड़े एक दूसरे से मैच करते हैं, तो आप ध्यान में रखना, बाल्टिक रीजन अलग है, बाल्कन क्षेत्र अलग है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखो, अगर हम देखें कि हमने बाल्कन क्षेत्र कहाँ देखा था, ये जो इलाका है, ये बाल्कन क्षेत्र कहलाया था। ये यूरोप का दक्षिणी इलाका, ये क्या कहलाया था? ये बाल्कन क्षेत्र कहलाया था। लेकिन यूरोप का मध्य जो पश्चिम हिस्सा है, मध्य और पश्चिम हिस्सा है, खास करके नॉर्वे के नीचे जो है ना, नॉर्वे हम सब जानते हैं, नॉर्वे के नीचे का ये हिस्सा, ये बाल्टिक रीजन कहलाता है। तो कई बार आपको कंफ्यूज हो सकता है, नाम एक जैसे है, बाल्कन और बाल्टिक। तो बाल्कन अलग है, बाल्टिक अलग है। ये बाल्टिक क्षेत्र है जो बाल्टिक खाड़ी के आसपास है। बाल्कन क्षेत्र अलग है, बाल्कन दक्षिण में है और बाल्टिक उत्तर में है। ठीक है ना। बाल्टिक क्षेत्र में कौन कौन से देश हैं? ये देखो, ये नॉर्वे और स्वीडन। नॉर्वे और स्वीडन तो इसमें शामिल है ही, ठीक है, लेकिन नॉर्वे और स्वीडन थोड़े अलग हैं। वो इस कॉन्फ्लिक्ट्स में या इस विवादों में नहीं आते। खास करके जो इस विवादों में आते हैं वो है फिनलैंड, एस्टोनिया, रशिया, लेटविया, लिथुएनिया, बेलारूस और रशिया का कुछ हिस्सा। ये देखो, रशिया जो है वो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो रशिया को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा ये जो 4 कंट्रीज है और एक फिनलैंड ऊपर, ये 5 कंट्रीज, इनको बाल्टिक रीजन में गिना जाता है। ठीक है ना, जिसमें है बेलारूस, लिथुएनिया, लेटविया, एस्टोनिया और फिनलैंड। ठीक है ना। तो रशिया को छोड़ दिया जाए, ये हिस्सा जो लाल रंग का आपको दिख रहा है, ये भी रशिया का ही एक हिस्सा है, क्योंकि रूस और बेलारूस जब हमने पढ़ा था, रूस, बेलारूस और यूक्रेन तीनों ने एक साथ अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, है ना। तो रूस का ही एक हिस्सा है ये, और बेलारूस थोड़ा अलग हो जाता है। तो लिथुएनिया, लेटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड और बेलारूस, इन 5 देशों से मिलकर बना है बाल्टिक रीजन। अब बाल्टिक रीजन में क्या हुआ? लिथुएनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया
उसके बाद में 3 देश जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था वो थे एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए और बाद में 2004 में नाटो में भी शामिल हो गए। ये आपने तब पढ़ लिया है जब आपने कालक्रम पढ़ा था पूरा सोवियत संघ का, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर बाल्टिक रीजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अलग आता है, देखो इसीलिए मैंने आपको चार्ट के ये अलग बताया। क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं बीच में से, देखो बहुत सी संभावनाएं बनती है बेटा, जब आप सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप आंसर दे रहे हैं तो शायद उतना ट्रिकी नहीं होता सब कुछ, लेकिन जैसी सिचुएशन चल रही है कि हो सकता है आपके पेपर में ज्यादा जो है एमसीक्यूज को शामिल किया जाए या जो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनको शामिल किया जाए, तो ऐसे में बीच में से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जरूरी है कि आप इन छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करो। तो ये जो था जो 1990 और 1991 में जो घटनाएं हुई, सबसे पहले लिथुएनिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, उसके बाद में लिथुएनिया, एस्टोनिया और लैटविया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य भी बने और साथ ही 2004 में वो नाटो के भी सदस्य बन गए थे। लिथुएनिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ इंडिपेंडेंट इन मार्च 1990. Estonia, Latvia and Lithuania become member of the United Nations in 1991 and joined NATO in 2004. तो ये वो घटनाएं थी जो बाल्टिक रीजन में हुई। देखो अरब स्प्रिंग पढ़ा, बाल्कन रीजन पढ़ा और अब बाल्टिक रीजन पढ़ा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। बाल्टिक रीजन के बाद हम पढ़ेंगे मध्य एशिया के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी रहा है, सबसे ज्यादा विवादास्पद क्षेत्र रहा है। अगर आप ग्लोब देखें तो ग्लोब में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर, देखो अफगानिस्तान और चीन को छोड़ दिया जाए, अफगानिस्तान और चीन को छोड़ दिया जाए तो ये जो हिस्सा है जो रूस के नीचे और अफगानिस्तान चीन के ऊपर है, इसको मध्य एशिया कहा जाता है। ये शुरू से ही सबसे ज्यादा विवादास्पद और सबसे ज्यादा देशों द्वारा चाहे जाने वाला हिस्सा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तेल के भरपूर भंडार हैं और हम सबको पता है कि जिस भी देश के अंडर में इस तरह के तेल के भंडार हैं वो देश ना सिर्फ आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामरिक दृष्टि से भी विश्व के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसको कहते हैं मध्य एशिया। अगर इसके खास के देशों की बात की जाए तो यहाँ है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और जॉर्जिया, ये सब, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब जो देश हैं वो मध्य एशिया में शामिल किए जाते हैं। मध्य एशिया के तजिकिस्तान में 10 सालों तक यानी कि 2001 तक गृह युद्ध चला, ठीक है ना। तो ये सिर्फ बाकी जगह नहीं, मध्य एशिया में भी यही हालात थे क्योंकि ये सब देश जो है वो सोवियत संघ से अलग हुए थे उस समय। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की आज तक स्थिति बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि वहां सब कुछ सही हो गया है, वहां भी आज तक स्थिति बनी हुई है। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं, इसी कारण ये क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया है। तो यही मैं आपको कहती आ रही हूँ कि जब यहाँ तेल के भंडार हैं तो हर देश चाहता है कि मेरा इस पर प्रभाव रहे और इसकी वजह से वो यहाँ के गृह युद्ध को समाप्त करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, क्योंकि जितना यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहेगा उतना वो अपनी रोटियां सेकते रहेंगे उनमें आग लगा के। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो इलाका है वो आज तक सोवियत संघ से अलग होने के बाद आज तक गृह युद्ध या सिविल वॉर की सिचुएशन में है। The civil war in Tajikistan in Central Asia lasted for 10 years till 2001. There is also a state of civil war in Azerbaijan, Armenia, Ukraine, Kyrgyzstan, Georgia. Central Asia republics have huge reserves of petrol. Due to this, the region has also become the arena of competition from outside forces and oil companies. And this situation made होल द रीजन वेरी कॉन्ट्राडिक्टिव। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा देश, देखो अब जब आप इस तरह से अलग अलग करके पढ़ते हो ना तो आपको दिमाग में अपने आप उन देशों के नाम भी याद रह जाते हैं। जैसे ये तजिकिस्तान वगैरह ये देश कहाँ है, ये मध्य एशिया में आते हैं, ठीक है ना। फिनलैंड है,
और वो सब देश कहाँ है, बेलारूस है, वो सब देश कहाँ है, वो बाल्कन रीजन में आते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है, सबको अलग अलग करके पढ़ना है। और इसीलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि आप वर्ल्ड मैप अपने पास रखा करो। देखो, जितना आप मैप से पढ़ोगे ना, उतनी चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। आप ये सोचते होंगे कि ये ज्योग्राफी तो है नहीं, ये तो पॉलिटिकल साइंस है, इसमें मैप का क्या काम है। लेकिन आप जितना मैप से समझोगे ना, उतना आपको ज्यादा और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है ना। जैसे हम यहाँ देखते हैं तो हमें अब जल्दी से समझ में आ जाता है कि मध्य एशिया का इलाका कौन सा है, और हम अपने आप समझ जाते हैं कि ये भारत है, भारत के साथ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, इधर चीन, और उनके ऊपर का इलाका मध्य एशिया। तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि कौन सा इलाका है और वहां पर क्या घटनाएं हुई थी। अब तो ये तो थी वो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स जो सोवियत संघ के विघटन के बाद हुई थी। अब हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके बड़ा सा क्वेश्चन भी बनता है इसके, और शायद आपके जो पीछे वाले क्वेश्चन है उनमें दिया हुआ भी है कि भारत और सोवियत संघ और बाद में जब रूस बना तो उनकी क्या दोस्ती रही या दुश्मनी रही, या उनके जो संबंध थे वो कैसे रहे। ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको शुरू से ही कह दे रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर आएंगे। ठीक है ना। तो आप ये पिक्चर्स में देख सकते हो कि चाहे नेहरू का युग हो, चाहे इंदिरा गांधी का युग हो, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, या फिर अभी वर्तमान में मोदी जी का युग हो, हमेशा भारत और रूस की मित्रता बनी हुई है। और यही वजह है कि शुरू से ही, अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही, भारत की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं रूस की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है। हालांकि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश रहा है, बल्कि गुटनिरपेक्ष देशों का संस्थापक जो है वो उनमें एक रहा है भारत, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारत की जो राजनीति है, भारत की जो विदेश नीति है, वो रूस से प्रभावित होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हथियार। देखो, जब भारत आजाद हुआ था तो दो देश बने थे, भारत और पाकिस्तान। उसमें क्या हुआ उसके बाद, अच्छा, और आजाद होते ही चाइना ने हमारे साथ राइवलरी शुरू कर दी थी। तो ऐसे में भारत को हथियारों की बहुत जरूरत थी, और चूंकि उस समय कई सारी कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटीज, जो बहुत सारे हथियार निषेध संधियां चल रही थी, तो उनके चलते अमेरिका ने भारत की उतनी हेल्प नहीं की जितनी रूस ने की। आज भी कर रहा है। आज भी भारत रूस का जो है दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, और भारत के लिए रूस सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। तो ऐसे में बहुत सारी जरूरतें हैं जो भारत की रूस के द्वारा पूरी होती है। जो अंतरराष्ट्रीय हथियार के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय मंच। अंतरराष्ट्रीय मंच पर कभी भी रूस ने भारत का साथ नहीं छोड़ा। हर जगह पर रूस भारत के साथ हाथ से हाथ पकड़े हुए खड़ा दिखता है, और कहीं भी जब भी ऐसा आता है कि कोई विवाद का क्षेत्र हो, वहां रूस ने हमेशा ही भारत की पीठ पर अपना हाथ रखा है कि भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो ऐसे में भारत रूस के जो संबंध है वो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, और उस क्वेश्चन को आप अभी से इंपॉर्टेंट टिक लगा सकते हो कि वो क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलो बात करते हैं उसके बारे में कि भारत और रूस के संबंध कैसे रहे थे। रूस द्वारा भारत की विभिन्न क्षेत्रों में मदद, यानी वो कौन से अरीनाज है जहां पर रूस ने भारत की हमेशा हेल्प की है, और भारत जो है वो हमेशा रूस की तरफ देखता है कि भाई आप जो है हमारे साथ वहां खड़े रहे थे या अब खड़े रहेंगे। सबसे पहला, हथियार और सैन्य उपकरण। भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। यही मैंने आपको कहा कि भारत जो है रूस के लिए दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, यानी रूस जितने भी हथियार बेचता है उनमें सेकंड नंबर वो भारत को देता है। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ आर्म्स फॉर रशिया। मोस्ट ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी इज रिसीव्ड फ्रॉम रशिया। तो भारत रूस का दूसरा बड़ा आयातक हथियार आयातक देश है, और रूस जो है वो भारत के लिए सबसे पहला सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। फिर है तेल और ऊर्जा के क्षेत्र। रूस ने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है, क्योंकि रूस का कुछ हिस्सा जो है वो मध्य एशियाई क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, और बहुत सी ऐसी जगह है जहां से तेल का दोहन किया जाता है। तो अब अगर कहीं भी कभी भी ऐसा हुआ कि भारत के सामने तेल का संकट खड़ा हो गया है, तो उस समय रूस ने खुद आगे आकर भारत की मदद की है हमेशा। फिर है परमाणु ऊर्जा। रूस भारत को परमाणविक योजनाओं के क्षेत्र में लगातार मदद करता है।
कई परमाणु बिजली घरों के विकास में रूस भारत की मदद कर रहा है। और जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो हमने संधियां पढ़ी थी, उसमें हमने एक संधि पढ़ी थी कि जो परमाणु हथियार है उन पर प्रतिबंध संधि, कि 5 देश हैं उनके अलावा कोई परमाणु हथियार बनाए गए ही नहीं। उस समय भारत ने जब स्टैंड लिया था कि भारत इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, क्योंकि भारत भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बनना चाहता है, तो उस समय रूस ने हमेशा भारत का पक्ष लिया था। अंतरिक्ष उद्योग, रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक इंजन देकर मदद की थी। जब भारत का अंतरिक्ष जो कार्यक्रम शुरू ही हुआ था, उस समय भारत के पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, उतनी ऐसी प्रयोगशालाएं नहीं थी, उतने उपकरण नहीं थे। ऐसे में भारत को रूस ने सबसे ज्यादा मदद की थी क्रायोजेनिक इंजन देकर। रूस और भारत विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार रहे हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो भारत और रूस ने मिलकर कंप्लीट की है। रशिया हैज ऑलवेज हेल्प्ड इंडिया इन टाइम्स ऑफ ऑयल क्राइसिस। Then nuclear power, Russia has been continuously helping India in the field of nuclear planes. Russia is helping India in the development of many nuclear power plants. वो हथियार बनाने में कभी मदद नहीं करेगा, क्योंकि रूस ने खुद उस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन अगर परमाणु बिजली उत्पन्न करने की बात हो या ऊर्जा से कोई काम करने की बात हो, तो रूस ने हमेशा भारत की हेल्प की है। स्पेस इंडस्ट्री, रशिया हैज ऑल्सो हेल्प्ड India's space industry by providing cryogenic engines in times of needs. India and Russia are partners in various scientific projects. और बहुत इंपॉर्टेंट, जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कश्मीर मुद्दा। उस पर भी रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। रूस ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे पर भारत का ही साथ ही नहीं दिया, बल्कि एक अच्छे मित्र की भांति साथ साथ खड़ा रहा। यानी सिर्फ ये नहीं कहा कि भाई मैं इंडिया के साथ हूं, बल्कि जहां जरूरत पड़ी वहां दूसरों का विरोध भी किया भारत के लिए। रशिया नॉट ओनली सपोर्टेड इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स फॉर कश्मीर इश्यू बट स्टूड टुगेदर लाइक अ गुड फ्रेंड। तो ये वो एरिनाज है जहां हमेशा रूस ने भारत की मदद की है। और ऐसे में ये स्पष्ट हो जाता है कि हालांकि भारत गुटनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोवियत संघ और रूस के साथ भारत की मैत्री हमेशा से अच्छी रही थी, और आशा यही कर सकते हैं कि हमेशा अच्छी बनी रहेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ ये चैप्टर भी यहाँ एंड हो जाता है। बायोपोलैरिटी का एंड का जो हमने चैप्टर शुरू किया था वो यहाँ ही खत्म होता है। हमने सारे एस्पेक्ट देख लिए हैं, किस तरह से रूस का सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद में किस तरह से क्या क्या हालात बने वैश्विक स्तर पर, किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थितियां उत्पन्न हुई, और इस सब में भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ये सारे एस्पेक्ट्स हमने चेक कर लिए हैं। आपने अगर इस चैप्टर का कोई भी वीडियो मिस किया है तो आप वो देखिए, क्योंकि आप पूरी चीजों को, हर चीज को जो है कंटिन्यूअसली या क्रम से समझोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आपको ये सारा चैप्टर पढ़ना है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ, ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंशन और अच्छी हो जाए। तो वीडियो यहां तक देखने के लिए थैंक यू। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।